Hello everyone, welcome to Nara classes. My name is Akanksha Patel and I am your physics educator. आज का सेशन उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपकमिंग सेट एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले हैं क्योंकि आज के सेशन में हम 2022 में जो सेट हुआ था उसके फिजिक्स पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट सेशन है उसमें हम सिर्फ फर्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक ही सेशन में 100 क्वेश्चंस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी प्लस उतने इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। ठीक है। हम चार वीडियोस करेंगे, चार पार्ट्स में ये सेशन रहेगा। हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे सो दैट आपको कंप्लीट एनालिसिस हो पाए कि एमपी सेट एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, हमको किस पोर्शन को टारगेट करना चाहिए सो दैट हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए। ठीक है। सेशन बिगिन करते हैं और इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये डायमेंशनल फार्मूला से। तो क्या गिवन है कि हमको प्रेशर गिवन है A/B e to the power of minus ax divided by kq। ओके। हमको b का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे b का डायमेंशनल फार्मूला? हमको पता है कि एक्सपोनेंट में जो भी क्वांटिटी होती है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ओके। सो इट मीन्स कि के क्यू किसके इक्वल होगा, इसका डायमेंशन ax के। तो यहाँ से हम ए का डायमेंशन निकालेंगे, उसको इधर पुट करेंगे और फिर बी का डायमेंशन निकालेंगे क्योंकि पी का तो हमको ऑलरेडी पता है प्रेशर का। तो के क्या है, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, दैट इज E इज इक्वल्स टू के बी टी। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार देखे हैं। तो यहाँ से हम इसका निकालेंगे टेम्परेचर को। केल्विन होता है टेम्परेचर, तो हम के टर्म्स में भी लिखते हैं और थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। तो के बी का क्या हो जाएगा, एम, मैं यहाँ पे के यूज करूंगी, आप चाहें तो आप इसको थीटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगेन क्यू क्या है, हमारा टेम्परेचर है, टुगेदर ml² T-2 K-1 इंटू के। तो के बी थीटा क्या हो जाएगा, ml² T-2। ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा के बी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स के। ए की यहाँ से डायमेंशन निकल जाएगी, क्या होगी, के बी क्यू ऑन एक्स। एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है, गिवन है। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, एम एल² T-2 डिवाइडेड बाई एल। ए का क्या डायमेंशन आ जाएगा, ml/T-2। ओके। ये ए का आ गया। अब प्रेशर इज इक्वल्स टू A/B, क्योंकि ये वाली टर्म जो है, ये पूरी टर्म जो है हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है। तो यहाँ से हम बी को रीअरेंज करके प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है। ए का क्या है, ml/T-2। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन से ml/T-2, एरिया का L²। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी का क्या डायमेंशन आएगा, m0l2t0। ओके। किससे मैच हो रहा है ये ऑप्शन, ऑप्शन बी। कितना आसान क्वेश्चन था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, हमको इसके और इसके बीच में एंगल निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको ग्राफिकल ओवरव्यू दे देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के। अब यहाँ से मैं मान लो एक ऐसे रैंडम वेक्टर ड्रॉ करती हूँ जिसको मैं आई प्लस जे प्लस के वेक्टर बोलती हूँ, जो किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर। इसको एक नया नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर और इसको दे दिया ए वेक्टर।
अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है जो कि है थीटा। ओके, सो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ से हमको कॉस थीटा, हमको इन दोनों के बीच का ही एंगल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड जो होगा वो 1 होगा। ये भी यूनिट वेक्टर है बट इट कंप्राइजेस ऑफ 3 यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा हमारा, आई वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के अपॉन 1 इंटू √3। सो cos थीटा क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है, बाकी बाकी का इन दोनों के साथ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, cos इनवर्स 1 अपॉन √3। ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। ठीक है, सो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में रैंक के बारे में बात कर रहा है। अब आप लोगों को पता है कि रैंक क्या होता है, यस हमको पता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को हम रैंक बोलते हैं। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, किसमें, मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स, उसको हम रैंक बोलते हैं। बट ये थोड़ा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे थोड़ी ना नंबर पूरा एक्सेलॉन फॉर्म एक होता है, आप लोग अगर नाम सुने होंगे एक्सेलॉन फॉर्म, इससे निकालते हैं टू कैलकुलेट द रैंक, जो कि बहुत लेंदी है प्रोसेस, तो हम ये नहीं करेंगे। हम एकदम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। हमको मान लो कोई भी मैट्रिक्स दिया है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स 2 को, सॉरी मैंने वेक्टर लगा दिया है, मैंने वेक्टर लगा दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं 2 × 2 मैट्रिक्स लेती हूँ 1 2 0 0। ठीक है, 2 × 2 मैट्रिक्स। अब मुझे कोई पूछेगा किसका रैंक बताओ, ओके, तो मैं कैसे रैंक बताऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं पहले डिटर्मिनेंट निकालूंगी ए का डिटर्मिनेंट मैं निकाल दूँ। डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो कितना आएगा, 0। अब डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब जो रैंक होगा किसका, ए का, वो 2 तो नहीं होगा, वो हमेशा <2 होगा। जहाँ पे भी हमको डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो वैल्यू मिलता है वही उसका रैंक कहलाता है। ये शॉर्टकट होता है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने का। अब इसका 2 × 2 मैट्रिक्स था, अब क्या बचा है, 1 × 1। एक ये मैट्रिक्स है, एक ये 1 × 1 का एक एलिमेंट क्या हो गया, 1, एक एलिमेंट 2। ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन जीरो टर्म्स है, नॉन जीरो टर्म्स है, देयरफॉर जो रैंक होगा मैट्रिक्स ए का वो कितना होगा, 1। ये इजी वे है निकालने का, बाकी ये फॉर्मूला है जो हम ग्रेजुएशन में और पीजी में देखते हैं, बाकी हम नहीं करेंगे। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स हमने ले लिया जिसका रैंक है R1, एक मैट्रिक्स ले लिया बी जिसका रैंक है R2। तो ये फॉर प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की कि अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और अगर R1 और R2 जो है इनके रैंक है, तो हमको इसका जो रैंक मिलता है उसका रैंक जो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम 1। मिनिमम 1 मतलब R1 और R2 में से जो मिनिमम होगा वो होगा। अब इसको कैसे समझें, इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये वाला पोर्शन को मैं इरेज करती हूँ। ओके,
क्योंकि मैंने स्लाइड ऐड नहीं की है, तो बेटर है कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट में फिर ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ आएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, मैं ये सेम ले लेती हूँ 1 2 0 0। ठीक है, इसका रैंक तो मेरे को पता है, इसका रैंक क्या है मेरा 1। एक मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने क्या ले लिया, मैट्रिक्स बी ले लिया। अब बी मैट्रिक्स को मैं लेती हूँ 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका देखो ये कितना, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 - 12 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इसका जो रैंक है ये 2 है, इसका रैंक क्या है 2। ठीक है, तो ये इसका रैंक है और ये बी का रैंक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आप लोग। ठीक है, 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो मुझे आंसर मिलेगा वो आंसर आएगा मेरा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 और ये 8, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 और 10 13। बाकी तो ये 0 0 हो जाएंगे, है ना। अब इसका रैंक, इसका डिटरमिनेंट देखो, इसका डिटरमिनेंट आप देख रहे हैं, तो ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो अभी 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो रैंक है, इसका जो रैंक है वो नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। इसका मतलब अब देखो ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है, इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा 1। और हमने देखा था, मैं हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ आएगा अच्छे से। हमने यहाँ देखा था कि ए का रैंक 1 था और बी का रैंक 2 था, और इसको अगर मैं R1 मानती हूँ और इसको मैं अगर R2 मानती हूँ तो दोनों में मिनिमम क्या है R1। और वही चीज आनी चाहिए कि ए बी का कंबाइंड रैंक वो होता है जो मिनिमम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आइगन वैल्यू वाले क्वेश्चंस तो बहुत पॉसिबल है आने के लिए। आप इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है वो यूज कर सकते हैं। इवन वो ट्रेस और डिटरमिनेंट वाला भी कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड मेथड बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, हमको आइगन वैल्यू निकालने का प्रोसीजर, हम डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। अब ए क्या है हमारा, ए भी 1 है, तो ए को लिख दो 1 0 0 0 3 - 1 0 - 1 3। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, तो ये लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब इसका होल का हम डिटरमिनेंट करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 - λ 0 0 3 - λ - 1 - 1 3 - λ, इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 1 - λ। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 3 - λ का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ माइनस होता है तो ये 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हमको लैम्डा ही निकालना है विच इज नथिंग बट आइगन वैल्यू, तो ये 0 होगा और ये इंडिविजुअल 0 होगा। ठीक, यहाँ से हमारा λ1 की वैल्यू 1 आ जाती है, तो एक आइगन वैल्यू हमारी निकलनी है। 1 सभी में है तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से 3 - λ का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 - λ इज इक्वल्स टू +(-1). अब एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, तो एक बार 4 आएगा, एक बार 2 आएगा। ओके, तो हमारे क्या निकल गए 1 2 4। तो ये हमारा वैल्यू। एक तरीका क्या होता है कि हम
λ1, क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना, तो 3 आइगन वैल्यू लिख लेंगे। ये क्या होता है हमारा ट्रेस, ट्रेस कितना आ रहा है हमारा 7। और एक होता है डिटर्मिनेंट, अब इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आता है 8। इसका यूज करेंगे तो ये था 2 × 4 8 × 1 कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है सॉल्व करने का। ये पूरा लेंथी प्रोसेस है, इसमें तो इजी था बट कुछ चीजों में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इस प्रोसेस का यूज करके इजीली कैलकुलेट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनिक पॉलिनोमियल का। सो इसका रॉड्रिक फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ये स्पेशल फंक्शन है जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशल फंक्शंस पढ़ते हैं। इसमें हमारा लेजेंड्रे है, लॉगरे है, हर्माइट है, बेसल फंक्शन है, तो उसकी ये सारी चीजें दी हुई है ना। तो यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसका पॉलिनोमियल लिख के दे देती हूँ आप लोगों को कि इसका पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² माइनस ऑफ 2x dy/dx प्लस 2ny = 0। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वही होता है हार्माइट पॉलिनोमियल, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि होता है -1n e(x²) dn of dx⁻n e⁻−x²। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -1 e⁻, ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि याद रखना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन है नहीं। एक और भी स्टैंडर्ड चीज जो हम हाइड्रोजन में याद करते हैं, दैट इज H1 जो कि क्या आता है, ये याद होना चाहिए। ये 1, ये मैं लिखा दे रही हूँ, कई बार ये भी एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। H0 H1 ये हम हाइड्रोजन एटम जब सॉरी हाँ, हाइड्रोजन एटम जब हम सॉल्व करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, वहां पे यूज करते हैं हाइड्रोजन एटम, हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व करते हैं। तो अब हम करते हैं H2 क्या होता है हमारा 4x² - 2। नेक्स्ट H3 क्या हो जाएगा हमारा 8x³ - 12x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होने का क्या फायदा हो जाएगा कि मान लो आपको पूछ दिया कि फाइंड आउट H3 तो आपको पता है, आप जस्ट यहाँ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक CSIR में क्वेश्चन आया था जो कि सेट में भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एकदम इजी था। उसमें पूछा था कि H4 निकालने के लिए पूछा था। तो H4 की जो वैल्यू होती है, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि यूजुअली लोग याद नहीं करते, इसलिए उसने पूछ लिया। ये आपको भी आ सकता है, ये होता है। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे 0 तो इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। स्पेशल फंक्शन में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रॉड्रिक फॉर्मूला, जनरेटिंग फंक्शन पूछेगा, या कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है ना, रिकरेंस रिलेशंस जो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन, हाँ अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको रिकरेंस रिलेशन से दिया हुआ, अभी पूछ रही बेसल फंक्शन है, बोल रहा नॉट करेक्ट। अब इसका क्या ऑप्शन है आपके पास, इसका एक ही ऑप्शन है, याद करना। कुछ स्टैंडर्ड रिकरेंस रिलेशन है जो कि मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ, है ना, आप उसको याद कर लीजिएगा। एन जे एन -x जे n+1, इसने वी लिया है, न्यू लिया है, मैंने एन लिया है, तो मैं न्यू के टर्म्स में लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। -n जे न्यू x जे न्यू -1, एक होता है 2 जे न्यू प्राइम = जे न्यू -1 जे न्यू +1। ये पहला रिकरेंस रिलेशन है। दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट है
टू एन टू न्यू हो गई, इसको भी न्यू कर देते हैं और इसको भी न्यू कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू, ये भी न्यू हो जाएगा और ये न्यू हो जाएगा और ये न्यू प्लस ये भी न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो टू न्यू जे न्यू इज इक्वल्स टू एक्स जे न्यू माइनस वन प्लस जे न्यू प्लस वन। ओके, ये फोर्थ रिकरेंस रिलेशन है। एक और रिकरेंस रिलेशन डिफरेंशियल फॉर्म में है, डी बाई डी एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स न्यू एन न्यू जे ऑफ न्यू प्लस वन। और एक है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर न्यू जे न्यू इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर न्यू जे ऑफ न्यू माइनस वन। ओके, सो ये 5 रिकरेंस रिलेशन है। अब इसको आप गौर से देखेंगे, है ना। तो ये जो है ये फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन दिख रहा है आपको, तो ये सही है ना। ये वाला रिकरेंस रिलेशन सही है। नेक्स्ट वाला ये जो देखेंगे ये, है ना, इसमें ये प्लस दे दिया हुआ है, ये इससे रिलेटेड है। ये देखिए, इसमें ये प्राइम है, ये क्वेश्चन ये वाला देखिए, ये प्राइम है, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव। ये देखो, इसको नेगेटिव होना चाहिए था जो कि पॉजिटिव दिया, तो यही गलत है, बाकी सारे सही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पे ये नेगेटिव दिया है जबकि यहाँ पे ये चीज पॉजिटिव दी हुई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि आपको रिकरेंस रिलेशन याद होनी चाहिए, चाहे बेसल फंक्शन हो चाहे लागुरे फंक्शन हो, है ना, चाहे लेजेंड्रे फंक्शन हो, सबकी आप रिकरेंस रिलेशन याद करें। रिकरेंस रिलेशन याद करें, जनरेटिंग फंक्शन याद करें, और एक नॉर्म ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है उनको भी याद कर सकते हैं, कई बार आ सकता है वो। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड फर्दर। हाँ, ये है फोरियर का, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जस्ट प्रॉपर्टी पूछ दिया है। अब इसकी पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज बता देती हूँ आप लोगों को, और जो करेक्ट नहीं है उसका करेक्ट फॉर्म बता देती हूँ, क्योंकि सबको मैं सॉल्व करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक प्रॉपर्टी जो करेक्ट नहीं है वो, ये वाली प्रॉपर्टी करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी हम इसको ये वाली प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी करेक्ट है। ओके, ये वाली भी करेक्ट है, ये वाली प्रॉपर्टी गलत है। डिफरेंशियल वाली जो प्रॉपर्टी है ये गलत है, यहाँ पे एक्चुअली आयोटा आता है, ये गलत दिया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मान लो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, मेरा लेट कर लिया मैंने एफ एस है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ये मुझे निकालना है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला तो पता है, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स ई टू द पावर ऑफ
आयोटा ऑफ के एक्स, है ना। अब ये यहाँ एस ली हूँ तो मैं यहाँ पे भी एस ले लेती हूँ, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, अब मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट करती हूँ। देखो मेरा जो है एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ, मैं इसको के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ, सॉरी एस, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ। तो एस के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये तो नहीं आएंगे, ये वाला बस डिफरेंशिएट होगा, तो बाहर क्या जाएगा, आई और एस के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो आई और एक्स आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम्म, एक सेकेंड, यहाँ पे एक ये मिस्टेक हो गई है, ये गलत लिखा है, एक सेकेंड। यहाँ पे एक्चुअली क्या करेंगे, ये डेफिनेशन हम इसका ना यूज करके हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो इससे आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ये देखिए इसको ऐसे करते हैं, हम्म, हम डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, है ना। एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ आई एक्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो विथ रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो 1/√2 पाई तो आएगा ही, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक एक्स आ जाएगा और एक आयोटा आएगा, ठीक है। तो आयोटा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक्स मैं अंदर ही रखने दूंगी, इंटीग्रेट भी होगा ये, ठीक है, इंटू एक्स ई टू द पावर ऑफ आई एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके देखो, ये यही रहने दो, इसको आयोटा इधर भेज दो, तो आयोटा क्या हो जाएगा, 1/आयोटा डी बाई ऑफ डी एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स e टू द पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो आई आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस आयोटा डी बाई ऑफ डी एस, मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। मैं एक पेज को ऐड करती हूँ, एक सेकेंड, एक पेज में बस ऐड कर लेती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। ठीक है, अब ये माइनस आई है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आई डी बाई डी एक्स, सॉरी डी एस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। और तब इसको देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, एफ, ये एफ एस है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। अब अगर मैं n के लिए करूंगी तो n के लिए क्या आ जाएगा, x टू द पावर n एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस आयोटा डी
एस ऑफ एस। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पे हमको क्या दिया था, ये एस होगा ना, ये एस है, ये एस है, ठीक है। क्या वन दिया है, तो ये इनकरेक्ट होगा। बाकी ये तीनों करेक्ट है। इसका भी डेरिवेशन ऐसे ही करते हैं, बट अगर मैं करूँगी तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, अगर आप लोगों को नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से, ये अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। ये किससे आ गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हमको क्वेश्चन मिला है, ठीक है। अब 1 - cos z अपॉन जेड क्यूब बोल रहे हैं, ठीक है। तो cos z का एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन तो पता ही है, 1 - z² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस z टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो 1 - cos z का क्या हो जाएगा, 1 से सबको माइनस, तो ये 1 ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव, तो क्या देगा z² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस z टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें डिवाइड बाई z क्यूब कर दो। इसको एक और इजी तरीका है, पहले मैं डिटेल सॉल्यूशन बता देती हूँ। डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 फैक्टोरियल z माइनस z/4 फैक्टोरियल प्लस z³ अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी, ये आप लोग करके देखेंगे तो ऐसे ही आएगा आप, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम इसको ऐसे ना करके डायरेक्ट पुट करके देखना ज्यादा इजी जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, z n इक्वल्स टू 1 के लिए है, तो अब इन चारों में ना एक एक बार ट्राई करके देखिए। n की वैल्यू 1 पुट करिए, जैसे मैं पहले वाले में पुट करती हूँ, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ पहले में तो क्या आएगा, -1, जबकि मेरा फर्स्ट टर्म नेगेटिव है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो अब तो ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ यही टर्म बचता है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्या जाएगा, 1 + 1 और z1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ रहा है, 1/2 फैक्टोरियल z, जो कि ये दोनों देखो मैच कर रहा है। तो ऑप्शंस के थ्रू जाके कैलकुलेट करना जो है, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू ये करना, क्योंकि कई बार ये जनरलाइज फॉर्म करने में हमको टाइम चला जाता है और हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 घंटे में सॉल्व करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हमको ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहिए, वो हमको ज्यादा इजी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये बेस थ्योरम से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेट में भी ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 बॉक्सेस है, एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, आई नो ये बॉक्स सर्कल बना दिया है मैंने, A1 A2 A3। अब बोल रहा है कि इसमें बल्ब रखे हैं, सम ऑफ विच आर डिफेक्टिव, ठीक है, सम ऑफ विच आर डिफेक्टिव, सो द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, देखो इसके डिफेक्टिव की प्रोपोर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी, तो मैं D A1 कर देती हूँ ताकि मैं इसे 1 वाले बॉक्स का डिनोट करूँ। ये 2 वाले का डिफेक्टिव है, क्या है, 1/6, और ये 3 वाले का डिफेक्टिव है जो कि क्या है, 1/4। ओके, अब हमको बोल रहा है नाउ, एक बॉक्स हमने सेलेक्ट किया रैंडम और बल्ब को निकाला। अब बल्ब निकालने के बाद हमको बल्ब मिला डिफेक्टिव। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब है वो हमारा बॉक्स ए से निकाला गया था। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हमको कोई भी प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम है ये हमारा, बेस थ्योरम से ये फॉर्मूला होता है। तो जो भी चीज निकालनी है, तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना, डिफेक्टिव बल्ब।
और कौन से बॉक्स से है, तो मैं ए ले ली अभी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, पहले जिस बॉक्स के लिए बोल रहा है, और उसमें डिफेक्टिव की कितनी है अपॉन समेशन ऑफ सारे का। अब सारे का निकाल देना आप लोग, सॉरी ये बनने आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए वन बॉक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है बॉक्स निकालने की। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगी इंटू डिफेक्टिव कितने हैं बल्ब, 1/2 डिवाइड बाई पहले वाले बॉक्स की निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉक्स हैं, तो ये 3 तक जाएगा। आई इज इक्वल्स टू 1 से यहाँ पे आई लिख दो। ठीक है, इंटू 1/2 प्लस 1/3 दूसरे बॉक्स से बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसमें भी डिफेक्टिव बल्ब की है। तीसरे बॉक्स से बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी। सबको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा, ये देखो 1/6 हो जाएगा, अपॉन 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 इंटू ये आ जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 6 6 2 8 8 और 3 11, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6/11। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बेस थ्योरम से पॉसिबिलिटी आने की, आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। मीन्स इसके जनरली फॉर्मूला भी पूछ सकता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वाला का भी फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, अगेन कॉम्प्लेक्स है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स से 2 क्वेश्चन हम देख लिए अभी। अगेन ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है, यहाँ पे हमको रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, और बोल ही दिया है डबल पोल, डबल पोल सिर्फ इसी का ही है। पोल ऑफ ऑर्डर निकालना आता है ना, हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिनोमिनेटर को 0 पुट करना पड़ता है। तो एफ ऑफ जेड कितना दिया हुआ है, Z² अपॉन Z+1 Z-3, डिनोमिनेटर को हम 0 पुट करते हैं स्क्वायर, तो एक Z=3 आएगा और एक Z= आएगा 1। ठीक है, अब ये जो है ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ये है पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये है पोल ऑफ ऑर्डर 1। ये कैसे पता मुझे, डिफरेंशिएट करके देख लो। ठीक है, Z+1 होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो और Z की वैल्यू 1 पुट करो, जब ये वैल्यू हमको नॉन जीरो मिलेगी वही उसका पोल ऑफ ऑर्डर होता है। जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आएगा 2Z+1, अब इसमें मैंने Z की वैल्यू सॉरी माइनस आएगा, माइनस मैंने Z की वैल्यू -1 पुट की तो मुझे 0 मिल गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो 2 आएगा, अब मैं पुट करूंगी तो Z की वैल्यू -1, तो अभी मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरे बार डिफरेंशिएट किया, तो इसका पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, ये 2, और इसी के लिए हमको रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। अब रेसिड्यू का फॉर्मूला पता है, रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दूंगी तो उससे क्या होगा, आसानी होगा, आप लोग फिर किसी भी ऑर्डर के लिए निकालने के लिए आप लोगों को आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा R, R is equals to limit Z tends to Z0 1/n-1 factorial d to the power n-1 upon d to the power dz to the power n-1 z minus z0 to the power n into f of z। ठीक है, अब हमको पोल ऑफ ऑर्डर 2 दिया, मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, तो r इज इक्वल्स टू लिमिट
z टेंड्स टू -1। यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, और ये हो जाएगा d/dz z+1, क्योंकि z0 जो है वो -1 है z। ठीक है, नहीं z0 यही है। ठीक है, स्क्वायर, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, z² अपॉन z+1 का स्क्वायर इंटू z-3। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन होगा और टाइम भी जाएगा, इसलिए मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेती हूँ, मैंने कैलकुलेट करके रखी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, ये है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन। ठीक है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स से हमको क्या बोल दिया है कि हमारे पास दो मासेस हैं। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये दोनों जॉइंट हो चुके हैं। अब जॉइंट हो गए हैं तो जॉइंट होने का मतलब है कि ये परफेक्टली इनएलास्टिक है, क्योंकि ये इलास्टिक होता ना तो ये जॉइंट नहीं होते, मासेस सेपरेट आउट हो जाते। तो हमको दोनों ऑब्जेक्ट्स की बिफोर की वेलोसिटी पता है। ठीक है, और हमको निकालने बोला है what fraction of initial total kinetic energy is associated with the motion after collision। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट इजी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये तो कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी बस कंजर्व नहीं होती है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या करेंगे, इनिशियल देख तो पहला क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v फाइनल। ये हमको निकालना है, पहले हम v फाइनल निकालेंगे, उससे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि इनिशियल तो हम निकाल ही लेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर करके। तो यहाँ से v फाइनल निकालेंगे, m1 कितना हो जाएगा, केजीज में कर लूंगी तो ये 0.2 हो जाएगा इंटू 10 I, वेलोसिटी है ना, और ये 0.5 इंटू 3I प्लस 5J डिवाइड बाई, दोनों मासेस को प्लस करेंगे तो 0.7। अब I वाला टर्म I कितना हो जाएगा, 2I प्लस 1.5I प्लस 2.5J डिवाइड बाई 0.7। ठीक है, तो VF कितना हो जाएगा हमारा, 3.5I डिवाइडेड बाई 0.7, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखते हैं तो VF कितना आ जाएगा हमारा, 5I 35 है क्योंकि वो, प्लस 3.57, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हूँ ताकि जो है ये फास्ट हो, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने। मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, तो 2 मिनट, क्योंकि इसमें स्लाइड हमको लगेगा। इजी है क्वेश्चन, मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को जो है ये लेंथी लग रहा है, अदरवाइज बहुत इजी है। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकल गई, पर क्योंकि हमको ये वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v फाइनल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर प्लस 3.57 का स्क्वायर, को कैलकुलेट करके रख रही हूँ मैं, एंड विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ 37.75। रूट नहीं करते हैं क्योंकि हमको बी स्क्वायर की वैल्यू लगेगी ना काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए स्क्वायर नहीं करते। ठीक है, अब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। क्या हो जाएगी? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, और इधर फाइनल निकालते हैं, है ना। हाफ m1 प्लस m2 v फाइनल स्क्वायर, ये इनिशियल है। ठीक, तो यहाँ से हाफ m की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.2, v का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, प्लस हाफ 0.5, और इसका करेंगे स्क्वायर तो ये 9 प्लस 25। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ये है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर ही चाहिए तो अंडर रूट करने की कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आएगी 18.5 जूल, यह भी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल करेंगे तो फाइनल के लिए हाफ 0.2 प्लस 0.5, और ये हमने पीछे निकाला था, ये है ना 37.75। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा हमारा? हाफ इंटू 0.7 इंटू 37.75। आई नो विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा वो है, बट हम ऑन एन एवरेज काम करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, हम क्लोजली तो पहुंच जाएंगे। तो हमको काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालना। देखो फाइनल कितना है 13.21 जूल्स, और इनिशियल है 18.5 जूल्स। अब कॉमन सेंस करेंगे तो ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, तो ये 1321 है ना, और ये रहेगा 1850। तो डेफिनेटली 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, है ना। और 18 के टेबल में देखेंगे तो 7 का समथिंग कुछ आता है, तो ये नियरली 714 के आसपास कुछ होगा और इसका आंसर। तो ऐसे करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आई नो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा लेंथी लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत इजी सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्लासिकल से है, पहले वाला भी क्लासिकल से था, ये भी जो है ये क्लासिकल से दिया गया है क्वेश्चन। इसका लेग्रांजियन मैं पूरा नहीं निकालूंगी, ये बहुत स्टैंडर्ड, कुछ कुछ स्टैंडर्ड लेग्रांजियन हमको याद करने पड़ते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम का हमको लेग्रांजियन याद करना पड़ता है। ठीक है, और कंपाउंड पेंडुलम का लेग्रांजियन आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, कपल्ड ऑसिलेटर का आपको याद होना चाहिए लेग्रांजियन। फिर 2 मासेस हैं स्प्रिंग से अटैच, है ना, वो आपको याद होना चाहिए। 3 मासेस वाला स्प्रिंग से अटैच, वो याद होना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ, और हाँ रिलेटिविस्टिक में जो है लेग्रांजियन क्या होता है ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड लेग्रांजियन है जो आपको याद होना चाहिए। तो इसका मैं डायग्राम बता के आपको शो कर दे रही हूँ, बाकी मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगी, फिर डेरिवेशन करने से टाइम जाएगा, और एग्जाम में भी डेरिवेशन करने के लिए नहीं बोला था, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहता है सबको। तो यहाँ बोला है कि एक बॉक्स है ना, एक ब्लॉक है मास m का, तो ये मास m का ब्लॉक है, उससे हमारा एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिसका मान दिया है स्मॉल m, और स्प्रिंग की जो लेंथ है, ये लेंथ l दी हुई है, तो ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो उधर से ये हमारा हो जाएगा l साइन थीटा, सॉरी l cos थीटा हो जाएगा ये। हाँ, आप लोगों को भी इसको ड्राइव नहीं करना होता, क्योंकि ड्राइव करने जाएंगे तो आपके 5 मिनट चल जाएंगे इसमें, ये हमको एज इट इज याद होना था। l cos थीटा
और ये हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा। हमने इसको ओरिजिन मानी है, ठीक है। अब ओरिजिन मान के जो एम पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो टी एम हाफ एम, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स, तो ये एक्स डॉट स्क्वायर है ना। लैग्रेंजियन इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्मॉल एम का निकालें, तो स्मॉल एम के लिए हाफ ऑफ स्मॉल एम, अभी एक्स में भी जा रहा है ना। मैं दूसरा कलर लेती हूँ तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये एक्स में भी जा रहा है, ये देखिए, और ये वाई में भी जा रहा है, तो हमको दोनों इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्स के लिए इंक्लूड करेंगे तो यहाँ मैं लिखती हूँ, एक्स इसका हो जाएगा एक्स प्लस एल साइन थीटा, इसको एक्स वन एक्स टू लिखते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से एक्स डॉट कितना हो जाएगा, एक्स वन डॉट कितना हो जाएगा, एक्स डॉट प्लस एल कॉस थीटा थीटा डॉट, और वाई वन होगा इसका एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा एल। तो बाय वन डॉट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एल साइन थीटा थीटा डॉट। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पुट करूंगी तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स डॉट प्लस एल कॉस थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एम बाय माइनस एल साइन थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। मुझे मैं एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, एक स्लाइड ऐड करती हूँ, इसमें लगेगा मुझे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, अब इसी को हम जीरो पोटेंशियल मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं, तो इसके लिए पोटेंशियल जीरो, इसके लिए बस एक नीचे आएगी जो कि होगी एल कॉस थीटा, एन जी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो v जो है वो कैपिटल एम की जीरो, बट v जो है वो स्मॉल एम की हो जाएगी माइनस एम जी एल कॉस थीटा। अब इस सबको पुट करते हैं और लेग्रांजियन लिखती हूँ मैं, है ना। ये सबको पुट करने के बाद में लेग्रांजियन लिख रही हूँ, तो लेग्रांजियन है हाफ ऑफ m प्लस स्मॉल m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस टू एक्स डॉट थीटा डॉट एल कॉस थीटा प्लस एम जी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमको थीटा को स्मॉल कंसीडर करना है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, और फिर वहां से हमको इसकी वैल्यू निकलती है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, ओमेगा की वैल्यू आती है एल कैपिटल एम अपॉन जी, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई एंड टी इज इक्वल्स टू पाई, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, ये एक्चुअली 1/ओमेगा हो जाएगा, ये 1/ओमेगा है। हमको इसको याद नहीं करना है, हमको बस ये पता होना चाहिए, रिजल्ट एज इट इज याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में।
ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन जो है एज इट इज इसके रिजल्ट से याद होनी चाहिए। जैसे कपल्ड ऑसिलेटर का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी ए, है ना, ये डिस्टेंस होता है जहाँ से हम लेते हैं। जैसे कुछ कुछ, सॉरी, कंपाउंड पेंडुलम का है ये। कुछ कुछ चीजें हमको ये याद होनी चाहिए, कंपाउंड पेंडुलम का है, तो ऐसे हमको इसका भी याद होना चाहिए था, वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या था? कैपिटल एम अपॉन, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया है ना पूरा डेरिवेशन लैग्रांजियन, क्योंकि अभी मैं इसको पहले एक्स डॉट के लिए सॉल्व करूंगी, एक्स डबल डॉट के लिए, क्योंकि दो दो वेरिएबल है, एक थीटा भी है और एक एक्स भी है, और एक थीटा डबल डॉट के लिए यहाँ से एक्स डॉट से मैं एक्स डॉट की वैल्यू को इसमें पुट करूंगी, फिर मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। उस इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं जो है ओमेगा निकालूंगा, फिर ओमेगा से मेरा टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, तो लेंथी प्रोसेस है, बेटर है कि आप इसको याद करें, जैसे कंपाउंड पेंडुलम का मैंने बताया था। और अगर आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली दूंगी। ओके, नेक्स्ट अगेन फिर से ये जो क्लासिकल का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है जनरलाइज्ड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बोल रहा है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी लैग्रेंजियन याद होना चाहिए। क्या होता है? वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल ऐड हो जाता है, तो ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ए डॉट वी माइनस 5। ठीक है, ये वेक्टर पोटेंशियल है हमारा, है ना। अब मुझे निकालना है पी एक्स, तो ये हमको पता है कि पी एक्स कैसे निकालेंगे, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। ठीक है, अभी मैं इसको एक्स डॉट के टर्म्स में लिख देती हूँ एक बार। ये एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर प्लस यू ए एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस ए वाई इंटू वाई डॉट प्लस ए जेड इंटू जेड डॉट माइनस 5। ठीक है, ठीक है, ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ये क्या होता है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है डॉट के रिस्पेक्ट में, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, एम एक्स डॉट आएगा, इसमें से डॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू ए एक्स। इसका आंसर क्या आएगा, एम एक्स डॉट। अब एक्स डॉट के एक्स डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट आंसर ही सही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। हाँ, आई नो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेंथी दे देते हैं, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, पार नहीं करना है। अगेन ये सेंट्रल फोर्स से दिया, ये भी क्लासिकल का है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसेंट्रिसिटी किसके लिए बोल रहा है कि अगर हमारा ऑर्बिट प्लैनेट के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, एलिप्टिकल है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो पता है सबको। इसेंट्रिसिटी जीरो किसके लिए होती है, सर्कल के लिए होती है। इसेंट्रिसिटी वन किसके लिए होती है, पैराबोला के लिए होती है ना। इसेंट्रिसिटी बिटवीन 0 and 1 किसके लिए होती है, एलिप्स के लिए होती है। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 किसके लिए होती है, हाइपरबोला के लिए होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ही इज लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, और ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जनरेटिंग फंक्शन वाले, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले, और एक पॉइजन ब्रैकेट, जस्ट लाइक आपका कॉम्यूटेटर, जस्ट लाइक आपका कॉम्यूटेटर पॉइजन ब्रैकेट, ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे,
हम स्मॉल क्यू और कैपिटल पी को किसके टर्म्स में लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कैपिटल पी और स्मॉल पी के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल पी और से हम क्या करेंगे? देखो कैपिटल पी दिया हुआ है, मैं पहले स्लाइड ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें ना स्लाइड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे p जो है, ये p क्या गिवन है? 2 ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट क्यू सॉरी स्मॉल p क्यू टू द पावर हाफ इंटू साइन p, और यहाँ कैपिटल क्यू दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 प्लस क्यू हाफ इंटू कॉस p। ठीक है, तो अब देख, यहाँ से देख के एक चीज हमको क्या पता चल जा रही है कि हम क्या करेंगे? कैपिटल P को इसके टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जनरेटिंग फंक्शन जो है ना स्मॉल क्यू सॉरी कैपिटल क्यू और स्मॉल पी के टर्म्स में, मतलब ये थर्ड वाला है जो F3 होते हैं ना, पहला वाला स्मॉल स्मॉल, फिर स्मॉल क्यू क्यू, फिर ये, फिर होता है पी क्यू, और फिर होता है पी कैपिटल पी। तो ये थर्ड वाला में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम इससे जनरेटिंग फंक्शन माइनस डेल एफ अपन डेल क्यू, ये तुमको पता है। तो जब हम p को q के टर्म्स में लिखेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट करके हम f3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम q यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू निकालते हैं, तभी हम इसको q के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? e टू द पावर थीटा q इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट q cos p और e टू द पावर थीटा माइनस 1, cos इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec p, और ये अंडर रूट क्यू। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? e टू द पावर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर सेक स्क्वायर p। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं पुट करती हूँ। तो कैपिटल P कितना था मेरा? कैपिटल P है 2 1 प्लस अंडर रूट क्यू कॉस p 2 प्लस 2 1 प्लस अंडर रूट क्यू कॉस p इंटू अंडर रूट क्यू साइन p। ठीक है, और मेरी क्यू की वैल्यू क्या आई थी? ई ठीक है, e टू द पावर थीटा माइनस स्क्वायर सेक स्क्वायर p। अब यहाँ से अंडर रूट क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक, मैं इसमें यहाँ पुट कर देती हूँ अंडर रूट की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये कॉस p है, सेक p क्या होता है? रिवर्स ऑफ कॉस, और इधर आ जाएगा साइन p अपॉन कॉस p टेन p। तो कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 से 1 कैंसिल, e टू द पावर थीटा माइनस 1 टेन p। अब हम इसका यूज करके क्या निकालेंगे? जनरेटिंग फंक्शन। तो p क्या होगा? माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इम्प्लाइज माइनस ऑफ p। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये। कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके डाउट क्लेरिफाई कर दूंगी, और वीडियो एक बार और रिपीट में देख लेना। 2 टू द पावर 2 थीटा माइनस e टू द पावर थीटा टेन p डेल क्यू।
तो एफ कितना हो जाएगा -2। 10p तो नहीं होगा, इसका करेंगे तो e⁻² थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस e⁻θ, है ना। अब इधर कर रही हूँ मैं, f इक्वल्स टू -2 10p 2 थीटा -2 e⁻θ डिवाइडेड बाई 2। मैं इधर जा रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। f इक्वल्स टू ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस 10p ठीक है, -1 +1 ताकि मैं इनको स्क्वायर कर पाऊँ, -10p e⁻θ-1 का स्क्वायर -1। ये हमारा आ गया जनरेटिंग फंक्शन, जो कि ऑलमोस्ट हमारा किससे मैच करता है। देखो यहाँ पे ये वन टर्म एक और आ रहा है, तो ये वन टर्म को नेग्लेक्ट हम तब कर पाएंगे जब हम इस स्मॉल क्यू को यहाँ से स्मॉल क्यू निकालेंगे, उसको भी इनके टर्म्स में लिखेंगे तो लेंथी है। तो इतना दिमाग नहीं करना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। अब हमारे पास क्या है, 10 भी है ना, हमारे पास नेगेटिव भी है, हमारे पास 10 भी है और हमारे पास स्क्वायर भी है। और यहाँ देखिए, ये देखिए, है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। वैसे तरीका है कि आप एक एक जनरेटिंग फंक्शन से ये वैल्यू निकालो, बट आप कितना निकालोगे। सब अगर फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कितना ज्यादा निकालोगे बताओ ना। तो बेटर है ऐसे कर लेना आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद निकाल लेना और फिर जनरलाइज फॉर्म में, पूरा टोटली सॉल्व नहीं करना है, मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आनी चाहिए हमारी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, ये भी क्लासिकल का बोल सकते हैं या एटॉमिक का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक में भी हम ये सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला है ना, ए बी टाइप्स, ऐसा मतलब ये आपका स्मॉल है और ये कैपिटल है, ऐसा मतलब ये आपके बी है और ये ए है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। स्मॉल ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन है, स्मॉल ऑसिलेशन से हम मैट्रिक्स बनाते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स बनाते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर हम v माइनस ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के डिटरमिनेंट को 0 पुट करके यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालते थे। आपको ओमेगा की 3 वैल्यू मिलेगी, 1 2 3, जिसमें ओमेगा 1 की वैल्यू 0 आएगी, है ना। ये भी मैं अभी आपको बोली थी कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखे रहना। इसकी वैल्यू आएगी √k/m और एक इसकी वैल्यू आती है, क्योंकि स्टैंडर्ड पूछ दिया है। आप चाहें तो वहाँ बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे और हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तीनों फ्रीक्वेंसीज जो है अलग अलग है और ये एक बस 0 के इक्वल है, तो ये तो सही है, सही होता अगर ये नॉट इक्वल्स होते, बट इक्वल कर दिया, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। मैंने यहाँ पे एक GIF भी बना रखा है आपके लिए, देखिए। ये सिमेट्रिक स्ट्रेच है, मतलब सिमेट्रिकली, जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है 0 की, मतलब ये जितना जा रहा है उतना ही ये जा रहा है, तो रिजल्टेंट 0, कोई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा ये वाला, तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। एसिमेट्रिक में अगर ये ज्यादा जा रहा है, सॉरी, तो ये कम जा रहा है, जिसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ ऑसिलेशन होगा। और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो है बैंडिंग मोड, इनके करस्पॉन्डिंग हमको एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये इस वाले में ये स्मॉल एम करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये वाला वो वाला फ्रीक्वेंसी है एसिमेट्रिक, इसमें दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये बैंडिंग के करस्पॉन्डिंग है। तो ये एज इट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमको याद होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए, ओके।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स से हम कब से क्वेश्चन ही कर रहे हैं और ये सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो हमको बोला है कि अगर हमारे पास कोई मास है जो मूव कर रहा है विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, ठीक है, तो उसमें कांस्टेंट फोर्स लगा है। अब कांस्टेंट फोर्स के बाद हमको उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, फोर्स हमको तो पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट एक्चुअल में फोर्स क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही करेंगे, एंड विच इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि यहाँ पे रिलेटिविस्टिक बोल दिया इसने, इसने क्या बोल दिया यहाँ पे? रिलेटिविस्टिक बोल दिया है हम लोगों को, है ना। एक सेकेंड ना, यहाँ पे हमको रिलेटिविस्टिक बोल दिया है, तो हम क्या करेंगे? गामा इंटू एम इंटू वी। गामा क्या है हमारा? ये हम रिलेटिविटी में बहुत यूज करते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c², है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ गामा m0 इंटू वी। अब मास तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होता, हम सिर्फ इसको करेंगे d/dt ऑफ गामा इंटू वी। तो मैं यहाँ कर रही हूँ, क्या हो जाएगा हमारा? m0 एक बार करेंगे तो गामा डॉट v एज इट इज, एक बार करेंगे तो v डॉट गामा एज इट इज। ठीक है, इसके लिए मुझे एक स्लाइड लगेगी एक्स्ट्रा, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे F इक्वल्स टू m0 गामा डॉट v प्लस v डॉट इंटू गामा। ठीक है, अब v डॉट इसको कैसे लिख सकते हैं हम गामा डॉट को? तो देखो, गामा हमारा क्या होता है? 1/√(1 - v²/c²). अब इसका डॉट करना चाहेंगे ना, तो डॉट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हाफ ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो -½ और इसका पूरा होल का क्या हो जाएगा? 1 - v² / c² का -3/2, और इसका खुद का क्या हो जाएगा? -2v/c² इंटू वी डॉट। तो ये गामा डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे क्या आ जाएगा? v इंटू वी डॉट ऑन c² इंटू गामा क्यूब। यहाँ पे एक v और एक्स्ट्रा आता है, c², तो ठीक है। ठीक है, अब पीछे क्या था? गामा डॉट की जगह हम ये पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? फोर्स। गामा डॉट की जगह देखो क्या है हमारा? m0, इसकी जगह पुट कर रहे हैं तो v और इंटू v² हो जाएगा, तो v²/c² इंटू गामा क्यूब, है ना, प्लस v डॉट इंटू गामा, तो गामा और v डॉट को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? m0 v डॉट, इस पूरे की वैल्यू जो होती है ना, ये जो ये पूरा ये आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, ये गामा क्यूब की वैल्यू होती है, इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, ये गामा क्यूब होती है। ठीक है, मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो एक मिनट, ये ऊपर आएगा, सॉरी एक सेकंड, मैंने गलती कर दी है, ये ऊपर जाएगा ना, क्योंकि 1/√(1 - v²/c² इज गामा, सो ये गामा ऊपर आएगा, और यहाँ पे भी ये जो गामा है ये हमारा ऊपर आएगा।
ये वाला गामा बी जो है ये हमारा ऊपर आएगा। ओके, सो ये भी हमारा ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गामा क्यूब हो जाएगा और वो बी डॉट है। अब फोर्स इज इक्वल्स टू एम नॉट गामा क्यूब बी डॉट। ठीक है, अब हमको पता है कि v डॉट इज नथिंग बट ए एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एम नॉट गामा क्यूब। देखो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन पूछ दिया। और उसके टर्म्स में बोलेंगे तो एफ अपॉन एम नॉट 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। इजी क्वेश्चन था, बेसिक, बस कॉमन सेंस वाला टाइप्स का। ठीक है, अब बोल रहा है एबरेशन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स इज कॉज्ड ड्यू टू। हमको एबरेशंस दिखते हैं ना, मतलब एक्चुअली में स्टार जहाँ पे है उससे थोड़ा शिफ्टिंग दिखता है, उसी को हम एबरेशन बोलते हैं। तो हमको जो शिफ्टिंग है वो किसकी वजह से दिखती है? बिकॉज ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ अराउंड द सन, की ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, या फाइनाइट स्पीड ऑफ लाइट and the speed of earth in its orbit around the sun, या scattering of light by the air। इसका करेक्ट आंसर क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप है। बाकी लॉजिक लगा के कॉमन सेंस से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि अगर हम टेलीस्कोप से अर्थ में किसी चीज को देख रहे हैं तो लाइट ट्रेवल करेगी सन से हमारी अर्थ तक, है ना, टेलीस्कोप के थ्रू। तो वो बेंड होगी जब टेलीस्कोप के थ्रू वो एंटर करेगी। तो एक तो स्पीड ऑफ अर्थ की वजह से और एक लाइट की फाइनाइट स्पीड, ये दोनों की वजह से हमको देखने को मिलता है। बाकी ये सबका कोई मतलब नहीं है। ओके, हाँ, नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर काइनेटिक एनर्जी, तो हमको पता है रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पता है 551 MeV होती है, ये दे दिया है 2 MeV। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? 2.511 MeV हो जाएगी। एंड E को अगर हम गामा के टर्म्स में लिखें तो वो गामा टाइम्स ऑफ E नॉट हो सकता है। E की वैल्यू क्या है? हमको वेलोसिटी निकालनी है ना, हमको स्पीड निकालनी है, हमको वेलोसिटी निकालनी है। और E नॉट कितना होता है? 0.511 MeV, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 - v² / c²। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - v² / c², 0.511 अपॉन 2.511। अब देखो ये कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके चलते हैं। कैसे? मैंने इसको 0.5 ले लिया, इसको 2.5 ले लिया। अब दोनों को स्क्वायर करूंगी तो ये 0.25 आ जाएगा, ये 6.25 आएगा। ठीक है, अब इसको इस साइड भेजती हूँ। तो 6.25 - 0.25 अपॉन 6.25 ऐसे ही होगा। ये हो जाएगा v² / c²। ये कितना हो जाएगा मेरा? 6 डिवाइड बाई 6.25 इक्वल्स टू v² / c², which is equals to 600 divided by 625 equals to v² / c², जो कि नथिंग बट v की ऑलमोस्ट वैल्यू जो है ना 0.9 समथिंग आएगी। क्योंकि देख लो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 पॉइंट समथिंग। अब इसको 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपना 2.7 × 10⁸ आएगा, है ना। अब बहुत क्लोजली अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो क्लोजली आ रहा है ना, यहाँ पे एक और डेसिमल के बाद एक और टर्म आएगा, है ना, जो भी आएगा अपना टर्म। तो ये इसका 7 जो है ये ऑलमोस्ट 8 के आसपास आ जाएगा, है ना। वैसे तो इसका आंसर कैलकुलेट करके देखा गया था तो 2.94 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड आया है, जो कि ये ऑप्शन होता है। बट
थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके ना ये आंसर रहेगी, क्योंकि डेसिमल में भी ये लोग ने ऐसे कर दिया है। मतलब थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन कमांड होगा तो आप इक्वेशन कर लेंगे डेफिनेटली। 2-3 स्टेप्स ज्यादा करने पड़ेंगे लेकिन बन जाएगा। ओके, नाउ लाप्लास इक्वेशन है ये। लाप्लास इक्वेशन तो पता ही होगा, v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है ये, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई, ये किसका, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, प्लस डेल टू वी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो, ये हम डबल डेरिवेटिव करेंगे डेफिनेटली 0 के इक्वल आएगा। ये नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, इसमें सिर्फ z कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव करो तो कितना आ जाएगा, 10z प्लस 5। दूसरी बार करेंगे तो 10 आएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यही जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको एक x के रिस्पेक्ट में करोगे तो z बच जाएगा तो 0, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x बच जाएगा तो 0, और ये तो 0 है ही। इतना आसान था ये। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो, ये पहले के कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे। ये देखो, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं लग रहा। जैसे ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पता है क्या होता है, म्यू नॉट एन 1 into R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 into पाई, जहाँ पे N1 N2 जो है ये पहला वाला कॉइल है, दूसरा वाला कॉइल है। N1 राउंड इसके, N2 राउंड इसके, इसका R1 रेडियस, इसका R2 रेडियस। बस प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो R2 स्क्वायर ये सही है। ठीक है, फिर इस एरिया ऑफ secondary coil directly proportional to the area of the secondary coil, डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ये सही है। ये आला आंसर गलत है, ये कहीं प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। R2 स्क्वायर बाई R1 है प्रोपोर्शनलिटी की, ये नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और N1 N2 भी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसके डेरिवेशन वगैरह तो नहीं करेंगे, आपको फॉर्मूला के बेसिस पे ही होगा। ये इसी की जगह सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या नंबर ऑफ कॉइल्स दे देगा, N1 दे देगा, N2 दे देगा, R1 R2 दे देगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ सकता है ना। यूजुअली ये नेट वगैरह में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट देखिए साइड में क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट है लॉरेंस कंडीशन। तो लॉरेंस और एक गेज ट्रांसफॉर्मेशन और एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही पता होना चाहिए। गेज ट्रांसफॉर्मेशन, कूलम गेज पता है क्या होता है, क्या होता है ना, जो बताता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए अल्टीमेटली बताता है। ये होता है कूलम गेज, कूलम गेज ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि भी यही बताता है, बस इधर पे एक स्केलर पोटेंशियल और आ जाता है। ये हमारा होता है लॉरेंस गेज। तो ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि ये जो है ये हमको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल इसको बताता है। और ये हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बताता है। और ये हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना सिखाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अनकपल्स मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लाया भी है। ये अनकपल करता है स्केलर वेक्टर पोटेंशियल, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्केलर पोटेंशियल बिकम्स इंस्टेंटेनियस, इसके बारे में बताता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताएगा ये इक्वेशन। और लॉरेंस गेज जो है ये अनकपल करता है स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, मतलब अलग अलग करता है।
इसके थ्रू ना हम इक्वेशन निकालते हैं फाई का भी और ए का भी, डेरिवेशन है। ऐसा ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, डेल टू ए -1/c² डेल टू ए बाई del t square is equals to minus mu naught j, और similarly del 2 phi -1/c² del 2 phi by del t square is equals to minus rho upon epsilon naught। ऐसे करके इक्वेशन होता है ना। इस इक्वेशन का अब ये डाइलेक्ट्रिक, ये भी एक तो याद भी होना चाहिए और निकाल भी सकते हैं अगर याद नहीं है। किससे निकालेंगे? मैक्सवेल्स रिलेशन से। मैक्सवेल्स रिलेशन तो पता ही होनी चाहिए सबको, हर किसी को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जनरली फोर्थ और थर्ड और फोर्थ रिलेशन का यूज करके हम ज्यादातर इक्वेशन को निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, बोथ साइड्स क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट मतलब बोथ साइड्स डाइवर्जेंट कर देंगे, बोथ साइड्स डाइवर्जेंस लगा देंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी आएगी, तो हमारा नेगेटिव ऑफ डेल डॉट ई वाला जो टर्म होगा ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रहे हैं और आइसोट्रोपिक ले रहे हैं। तो आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक में कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी 0, तो डेल डॉट ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी नहीं करेगा ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारा ये माइनस डेल स्क्वायर ई बचता है, और ये हम बहुत बार सॉल्व किए हैं, डेल बाई डेल टी, और इधर पे आता है हमारा, अब इधर पे भी डेल डॉट डेल क्रॉस, डेल क्रॉस आएगा, बोथ साइड्स कर लेते हैं डाइवर्जेंस, कर लेते हैं। ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, है ना। वीडियो बहुत लेंदी हो रही है इसलिए, अदरवाइज तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये लोग फिर बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं करते। ठीक है, बोथ साइड्स कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल ऑफ डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ऑफ पी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है, दैट इज डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ, इसकी जगह क्या करेंगे, म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। तो ये 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर ई म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर, इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन डी। ओके, अब नेक्स्ट है electromagnetic wave incident on a two interface dielectric media, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे आ रहा है, नॉर्मल है। ये एक्चुअली फ्रेनल पोलराइजेशन, हम पोलराइजेशन में करते हैं उसका टॉपिक है ये। ठीक है, फ्रेनल पोलराइजेशन, तो इसमें जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्शन वाले कोएफिशिएंट का, जिसको फ्रेनल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, फ्रेनल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू n1 cos थीटा I माइनस n2 cos थीटा t। यहाँ पे थीटा I थीटा t क्या है, ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट एंगल, और n1 cos थीटा I प्लस n2 cos थीटा t। अब क्या बोल रहे हो, नॉर्मल इंसिडेंस, तो थीटा I और थीटा t कितना हो जाएगा हमारा 0, एंगल बनेगा ही नहीं। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1 माइनस n2 ऑन n1 प्लस n2। और यहाँ पे देखो मेंशन किया है कि फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है दूसरे से, इट मींस n1 ग्रेटर देन n2 है, इट इंप्लाइज R कोएफिशिएंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
और अगर कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो इसमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन अगर यही बोल देता कि n1 जो है वो लेस देन n2 है, तो r की वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन 0, तो यहाँ पे फिर पाई का फेज शिफ्ट होता। इसके लिए जब 0 मतलब जब लेस देन 0 होगा तो पाई का फेज शिफ्ट होता, और जब ग्रेटर देन है तो नो फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन बस रिमेनिंग है जिसका बहुत कैलकुलेशन था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी प्रकार जो है हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है फिजिक्स की, जिसमें हम क्वेश्चंस यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, प्लस आपके पास फुल लेंथ भी है, और उसमें भी हम क्या है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होते हैं बट उसके सॉल्यूशन दिए जाते हैं, बट हम इसी वे में हम सॉल्यूशन नहीं देंगे, हम वीडियो सॉल्यूशन देंगे। और उसमें जैसे मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ऐसे ही मैं आपको उसमें भी एक्सप्लेन करूंगी, है ना। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, और कुछ क्वेरीज हो, कुछ जानना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।